चलिए दोस्तों, अब आधुनिक भारत में मैं आपको मराठा साम्राज्य बताता हूं। अब हम लोग आधुनिक भारत में आ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को मराठा साम्राज्य को 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यूँ तो मराठा साम्राज्य बहुत बृहद साम्राज्य है, लेकिन कई लोग इसे 15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, कई लोग 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये क्लास जितनी डिमांड करती है इस टॉपिक को लेके मैं उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला इसमें प्रश्न आता है कि इसके संस्थापक कौन हैं। क्या हैं इनके संस्थापक, कौन हैं, इस पे प्रश्न आता है। तो इसके संस्थापक में आप दिमाग रखेंगे, एक पर्सनालिटी का नाम आता है जिसे आप शिवाजी कहते हैं। शिवाजी इसके संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल को 1627। 6 अप्रैल 1627 को इसका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो उस किले का क्या नाम था? तो वो था शिवनेर किला। शिवनेर किला, कई जगह शिवनेर दुर्ग लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका संस्थापक शिवाजी था और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर के किले में जुन्नार के पास में हुआ था। शिवाजी के पिता कौन थे? तो शिवाजी के पिता का नाम आता है क्वेश्चन में, कई बार मैं देखा हूँ, शाहजी भोसले उसका नाम है। और माता कौन है? पिता शाहजी भोसले। पिता कौन थे? तो शाहजी भोसले। और माता कौन थी? तो माता थी जीजाबाई। जीजाबाई, ये इनकी क्या थी? माता थी। इससे प्रश्न बेसिकली पूछा गए हैं कि जीजाबाई जो है इनकी क्या है? तो जीजाबाई माता थी। जन्म कहाँ हुआ? किस किले में जन्म हुआ? किले का नाम क्या था? ठीक है, तो वो हुआ शिवनेर किले में। इससे एक प्रश्न आता है कि शाहजी भोसले, ठीक है, देखिए पिता कौन थे? शाहजी। माता जो इनके गर्भ से जन्म, जिनके गर्भ से लिए थे, तो ये थे जीजाबाई। इनके अलावा शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? तो ये पहली थी, ठीक है, जिनके गर्भ से इनका सृजन हुआ था। और दूसरी थी, वो थी मोहिले। मोहिले का पूरा नाम क्या था? तो उसका नाम था तुकाबाई। तुकाबाई मोहिले। तो तुकाबाई के गर्भ से तो नहीं हुआ था, जीजाबाई के गर्भ से हुआ था। अब इसमें एक प्रश्न आता है इसके गुरु को लेकर के। इसके गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु। 2 गुरु का नाम यहाँ पे आएगा। पहला जो गुरु होगा ये इसके आध्यात्मिक गुरु, जिसने इसे अध्यात्म का या धर्म का जिससे शिक्षा दीक्षा लिया था, वो थे कौन? तो पहले यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे? रामदास। जबकि जो दूसरे गुरु थे इनके, ठीक है, जिनसे युद्ध नीति और शासन के नैतिक सिद्धांतों को जिससे सीखा गया था, वो थे कोंडदेव। ठीक है, तो राजनैतिक गुरु, जिसे राजनैतिक का जानकारी इनको मिला था, ठीक है, वो थे कोंडदेव। तो ये 2 गुरु को पूछा जाता है शिवाजी के, एक आध्यात्मिक गुरु में रामदास, राजनैतिक गुरु में कोंडदेव को आपको लेना है। और शिवाजी का विवाह या शादी किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन को पूछता है। अर्थात शिवाजी की पत्नी कौन थी? तो वो थी साईबाई। कई जगह सालबाई भी लिख देते हैं भाई, कई जगह सालबाई भी लिखा था, सालबाई निम्बालकर करके, लेकिन इसका नाम है साईबाई। ठीक है, साईबाई निम्बालकर। तो कई जगह सालबाई भी लिखा है, लेकिन यह है साईबाई निम्बालकर।
निम्बालकर से इनका विवाह हुआ 1640 में। ठीक, इनका विवाह कब हुआ? 1640 में। और शाहजी, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, शाहजी ने शिवाजी को कहाँ की जागीर प्रदान की और खुद कहाँ के रियासत में काम करने चले गए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो शाहजी थे, शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जो जागीर थी, पूना जो साम्राज्य था, ठीक है, तो पूना की पूरी जागीर उसे दे देगी, पूना की जागीर दी। ठीक, और स्वयं बीजापुर का जो एरिया था, ठीक है, बीजापुर, वहाँ ये चले गए और वहाँ बीजापुर में जाके बीजापुर रियासत में काम किया। स्वयं बीजापुर रियासत में क्या किया? नौकरी कर ली। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये शिवाजी को कहाँ का जागीर शाहजी ने प्रदान किया? तो ये था पूना का जागीर। और स्वयं कहाँ, किस रियासत में काम किया? तो बीजापुर के रियासत में जाके नौकरी कर ली। ये प्रश्न आता है। अब देखिए, इसके आगे आती है सैन्य अभियान की बात। उन्होंने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत सबसे पहली बार किस पहाड़ी पर अधिकार किया था शिवाजी ने? तो ये बात है 1644 का। तो इन्होंने, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में, इसी बीजापुर के अंतर्गत आता है तोरण का किला, इसको, तोरण के किले को जीता था। किसको? तोरण के किले को जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पहली बार अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में इन्होंने सर्वप्रथम किसके, तोरण नामक जो पहाड़ी था वहाँ पे किला था, तोरण का किला। तो ये कहाँ था? तो ये था बीजापुर में ही था, है ना। एक्चुअली स्पेलिंग ये है, मैं यहाँ पे बीजापुर, ठीक है। तो इसने क्या किया था? ये बीजापुर को जीता। ओके, तो ये बातें क्लियर हो रही है। इसने किस जगह को पहली बार जीता? तो तोरण के किले को सबसे पहले 1644 में गया सेना लेकर के और उस जगह को जीत लिया था। ठीक, अब इसके बाद में होता क्या है? उस जगह को जीता तो वो एक जगह को अपनी राजधानी बना लेता है। किस स्थान को? 44 में वो जीता था और जीतते जीतते युद्ध अभ्यास सीखते, नीति सीखते, ये सब करते करते 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना, कब रायगढ़ को राजधानी बनाता है? तो ये है 1656। 1656 में ये क्या करेंगे? तो रायगढ़ को, है ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ की बात हो रही, छत्तीसगढ़ की नहीं। तो रायगढ़ को क्या करेगा? अपनी राजधानी बनाएगा, राजधानी बनाता है। किसे अपनी राजधानी बनाता है? तो रायगढ़ को राजधानी अपनी बनाता है। ठीक है, अगर प्रश्न में आए तो ये इजीली और सहज भाषा में आप इसे सॉल्व कर लेना। लेकिन राजा को, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, उस समय भारत पे जो शासन था औरंगजेब का था। ठीक है, तो भले ही अपने क्षेत्र के छोटे छोटे रियासत के या छोटे छोटे राज्य के इन लोग राजकुमार थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य विभिन्न भागों में बटा हुआ था, है ना। तो बताऊंगा होलकर, भोसले, फिर पवार, सब चीज़ बताऊंगा मैं। अभी तो शुरुआत हो रहा है ना। ग्वालियर के सिंधिया, है ना, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, वो सब बताऊंगा। तो ये हो गया। अब इसे मिलती है राजा की उपाधि। राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि दी है क्रूर शासक औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसको? शिवाजी को। तो क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा, अब आता है, बात आती है सेनापति
अफजल खां को। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया था, एक तो वैसे ही बीजापुर के साथ में इनका जमता नहीं था। क्यों? क्योंकि तोरड़ के किले पे ऑलरेडी ये 1644 में क्या कर चुका था, कैप्चर कर चुका था। तो उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था, जो मुस्लिम शासक था, ठीक है, उसने अपने सेना को भेजा। सेना बहुत योग्य सेनापति था, फिर भी उसका नाम अफजल खां था। तो वो क्या करता है, 1659 में शिवाजी को हराने के लिए वो जाता है। लेकिन होता ये है कि सितंबर में जाता है और 2 महीने बाद 10 नवंबर 1659 को उसकी हत्या हो जाती है। शिवाजी उसे हराता है, अफजल खां को, और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो सितंबर में जाता है, सितंबर 1659 में सेनापति, योग्य सेनापति को बीजापुर का सुल्तान जो है भेजता है। बीजापुर का वो सेनापति था, कौन? अफजल खां। क्या नाम था? अफजल खां। अफजल खां। तो ये जाके आक्रमण करता है शिवाजी के ऊपर, लेकिन इसकी नवंबर में हत्या हो जाती है। इसे हरा देता है शिवाजी और नवंबर 1659 में इसकी हत्या कर देता है। तो अफजल खां जो होता है एक योग्य सेनापति मारा जाता है। ये बीजापुर के शासक का योग्य सेनापति था, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा वो करता था, लेकिन उसकी भी चौकड़ी नहीं चलती और उसे क्या किया जाता है, उसे हरा दिया जाता है और 1659 को 10 नवंबर को अफजल खां को मार दिया जाता है। अब देखिए, सूरत को 2 बार लूटता है वो। कब लूटता है? एक बार 64 में, एक बार 70 में। तो शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, प्रश्न आता है। तो शिवाजी ने, वीर शिवाजी या राजा शिवाजी ने, तो शिवाजी ने सूरत को लूटा। कितने बार लूटा? तो 2 टाइम्स, 2 बार लूटा। कितने बार लूटा? 2 बार लूटा। एक बार लूटा 1664 में। कब? पहला जो लूटा 1664 में, और जो दूसरा लूटा 1670 में। ठीक है, तो 2 बार सूरत को लूटा। इससे क्वेश्चन आता है कि सूरत को कितनी बार लूटा, तो उसने 2 बार लूटा था, दोनों बार 64 और 70 में। अब होता क्या है यहाँ पे कि शिवाजी को मारने के लिए 65 में आता है जयसिंह। ठीक, मुगल सेनापति होता है और महाराजा जयसिंह को भेजा रहता है मुगलों के द्वारा, ये आता है। ठीक, अब ये यहाँ पे युद्ध करने के बारे में सोचता है। ठीक है, किससे? तो शिवाजी से। तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों के बीच में, जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में एक संधि होता है, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, 1665। तो ये डेट आप याद रखना। तो मुगलों के द्वारा आया रहता है, मुगल भेजे रहते हैं, है ना, औरंगजेब के आदेश के कारण वो आया रहता है जयसिंह। तो जयसिंह 1665 में जयसिंह आक्रमण करता है, तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। तो जयसिंह वर्सेस शिवाजी, दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध का कोई खास निर्णय नहीं निकलता। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं। इसी संधि को क्या कहा जाता है? 1665 का पुरंदर का संधि। याद रखेंगे कि ये जो संधि हुआ था, पुरंदर की संधि, वो 2 बार हुई है। एक बार अभी हो रहा है 1665 में, एक बार आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो संधि होगा तो मराठों और अंग्रेज के बीच में होगा। जो दूसरी संधि होगी, पुरंदर की दूसरी संधि मैं बताऊंगा। अभी वहाँ जाएंगे ना, तब बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो फिर डाटा मैशिफ हो जाएगा, है ना, मैश हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, फैल जाएगा। तो पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये प्रथम पुरंदर की संधि थी। पुरंदर की संधि। अब औरंगजेब इसके पीछे पड़ा रहता है इसको हराने के लिए। पहले जयसिंह को भेजेगा, युद्ध में नहीं जीतता तो दूसरा संधि की, तो यहाँ पे संधि करा लेता है। ठीक, दोनों के बीच में भीषण आक्रमण होता है, युद्ध होता है। उसके बाद में फिर आगे एक स्थिति देखने को हमको मिलती है।
ठीक है। 1672 में शिवाजी ने क्या किया, जो पन्हाला का दुर्ग था उसको बीजापुर से छीन लिया, तो थोड़ा सा उसका शक्ति का विस्तार हुआ। तो आप इसको लिख लो 1672 की घटना को कि 1672 में पन्हाला को जीता, पन्हाला दुर्ग को जीता। क्यों नरेश, पन्हाला दुर्ग को जीता, ये भूल तो नहीं जाओगे ना, दिमाग में रखो इसको। तो 1672 में पन्हाला जो दुर्ग था उसको इसने क्या बोलते हैं, शिवाजी ने जीता। और किससे जीता, तो ये जीता बीजापुर से। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का बीजापुर के ऊपर, बीजापुर इनका चलते रहता है ना, तो बीजापुर से छीन लिया था। तो ये किले को जीता था, पन्हाला के किला को। अब आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक आता है पंडित का नाम, जिसका नाम था, वो एक ब्राह्मण था, गंगा भट्ट। ठीक है। तो 5 जून 1674 की बात है। रायगढ़ में वाराणसी के एक पंडित होते हैं, इसकी राजधानी थी रायगढ़, अपन यहीं पे चर्चा किए थे। जस्ट ये दे 1656 में रायगढ़ में राजधानी बनाया, अपन इसको बात किए थे ना। अब इसी राजधानी में वो क्या करेगा, अपना राज्य अभिषेक कराएगा। तो कब कराता है, 1674 को। पन्हाला को 72 में जीतता है और 2 साल बाद 5 जून 1674 को ये राज्याभिषेक कराता है। 5 जून 1600 कब 72 को जीतता है, 2 साल बाद। तब तक शक्ति इसकी और मजबूत हो जा रही थी। तो 1674 को ये क्या करता है, रायगढ़ में ये अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक है। कहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को पूछा था, जन्म कहाँ हुआ रहता है, तो वो पुणे के सिवनेर किले में, और इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ रहता है, तो रायगढ़ में हुआ रहता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे। तो शिवाजी ने रायगढ़ में क्या किया, एक विद्वान था जिसका नाम था, किसने राज्याभिषेक कराया करके क्वेश्चन में आता है। तो याद रखना, रायगढ़ में ये राज्याभिषेक कराता है। अब ये सुल्तान मतलब अब राजकुमार हूँ पूरे मराठा साम्राज्य का, ये बोल के ये राज्याभिषेक कराता है। तो ये किस ब्राह्मण से कराता है, कौन इसका पुरोहित होता है जो इस पूरे राज्याभिषेक का प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, तो वो था गंगाधर भट्ट। कौन था, गंगाधर भट्ट। तो एक गंगाधर भट्ट जो था वो एक ब्राह्मण था, और ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये वाराणसी अर्थात काशी का रहने वाला था। याद रखना, ये लंबे समय तक वाराणसी में रह रहा था, और इसी ब्राह्मण एक विद्वान था और एक अच्छा सज्जन था। तो ये महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था, वो है ना, सम्मानित ब्राह्मण था, इसीलिए इन्होंने राज्याभिषेक कराया। अब उसके बाद में आगे की कहानी को मैं बताता हूँ। ठीक है। फिर ये औरंगजेब मानता नहीं, मतलब ये पहले वाला कहानी ही बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक है। तो ये उसी समय फिर क्या रहता है, एक तो वो पुरंदर की संधि हो जा रही थी 64 में, लेकिन वो 64 की संधि मतलब उससे औरंगजेब को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। फिर अब इधर आ जाओ आप, है ना, इधर आ जाओ आप, सूरत की संधि 64 की तरफ। अंग्रेज़ों को कुछ औरंगजेब को फ़ायदा नहीं मिला। अब ये औरंगजेब इसके पीछे पड़ जाता है, और शिवाजी को औरंगजेब फिर 2 साल बाद 1666 में उसको कैद करा लेता है। ठीक है। तो सेना को भेजता है, और सेना को भेज के उसको पकड़ा करके कैद कर लेता है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था। ये क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। तो कब किया था, तो 1666 में इसको जयपुर भवन में, किसमें, जयपुर के भवन में कैद किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखना, जयपुर भवन में कैद किया था 1666 में। ये पूछा था किस भवन में, तो जयपुर भवन में इसे कैद कर लिया था। ये क्वेश्चन आता है। और ये वहाँ से, ये मई की घटना है। कब की, मई में इसे कैद किया। ठीक। लेकिन शिवाजी जो है बहुत ही सूझबूझ वाले थे, जानकार आदमी थे, और वहाँ एक छोटी सी सेना बनाते हैं, और उसके बाद में उनकी सहायता से वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। मई में किया, 3 महीने बाद फिर ये अगस्त को यहाँ से वो क्या किया, भाग गया।
तो याद रखना इस चीज़ को कि 1666 में मई में उसको कैप्चर किया गया और अगस्त में वो वहाँ से भाग गया। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। कब भागा था? तो 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1666 को वो भाग निकला। ठीक है, जयपुर भवन से भाग निकला। पहले उसको आगरा के किले में उसे पेश कराया गया, फिर जयपुर भवन में उसे रखा गया। बोला कि भाई तुम राजा हो, तुम्हारा एक अपना अलग मान सम्मान है, तुमको जयपुर भवन में क्या करता हूँ, कैद कराता हूँ। और वहाँ से फिर वो निकल गया। तो ये तो कहानी थी। और एक बात याद रखना, फिर ये भागने के बाद में कुछ वर्ष तक ये शासन और करता है। ठीक है, मतलब 12 ये तकरीबन मतलब 14 साल के आसपास और रहता है, शासन करता है। लेकिन होता क्या है कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु होती है? तो याद रखना कि 53 साल में, 53 साल की अवस्था में इसकी मौत हो जाती है। कब? 1680 को। तो जैसे कि अपन इसका डेट ऑफ बर्थ को देखे थे कि 6 अप्रैल 1627 में पुणे के शिवनेर किले में जन्म लिया था, उसी तरीके से इसके डेथ एनिवर्सरी की जब बात आएगी तो 53 साल की अवस्था में 1680 में ये 3 अप्रैल के दिन को, 3 अप्रैल इस दिन इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। इन्होंने देह त्याग दिया था। ठीक, तो इतना इम्पोर्टेंट है। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था, मतलब 8 दिग्गज जो है विभिन्न क्षेत्र के, इनके यहाँ रहते थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे व्यापम में या पीएससी प्री में कि शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसे क्या कहा जाता था, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है ये अष्टप्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कहलाता था। ठीक है, तो ये अगर आ जाए तो आप दिमाग में रखना कि ये शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो क्या कहलाता था, तो अष्टप्रधान कहलाता था। क्लियर हो गया। और शिवाजी की सेना की विशेषता क्या थी कि इसके 3 महत्वपूर्ण भाग थे। एक था नियमित घुड़सवार सेना। ठीक है, तो इसके सेना को मैं बता रहा हूँ आपको। सेना 3 भाग थे इसके सेना के। कितने थे? 3 भाग। पहला जो था, पहला ये नियमित सेना था। नियमित रूप से उसके पास एनी टाइम वो हाजिर रहते थे। तो नियमित सेना को क्या कहा जाता था? नियमित सेना का क्या नाम था? तो इसका पागा सेना था। क्या था? पागा सेना। जबकि अस्थायी रूप से कुछ घुड़सवार भी होते थे। तो नियमित जो सेना था, ठीक है, इसका नाम था पागा। ठीक है, और जो दूसरे सेना थे अस्थायी घुड़सवार, अस्थायी रूप से घुड़सवारी करते थे। अस्थायी घुड़सवार, इसे क्या कहा जाता था? जो अस्थायी तौर पे एनी टाइम अस्थायी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसे घुड़सवारी का काम दिया जाता था, वो दूसरे भी काम भी ये संभाल लेते थे, लेकिन अस्थायी घुड़सवार के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो इन्हें सिलहदार कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें कहा गया सिलहदार। ठीक है, तो सिलहदार किसे कहा गया? तो अस्थायी घुड़सवारों को कहा गया। ठीक है, और जो तीसरा था वो था पैदल सेना। तो ये 3 प्रकार से इसका सेना बटा हुआ था। और याद रखना इनके राज दरबार में किस भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? तो इनके राज दरबार में जो मराठी भाषा था, ठीक है, तो मराठी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया।
ठीक है। तो राज दरबार में कौन सी भाषा मतलब फल रही है, फूल रही है, तो वो थी मराठी भाषा। ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आप दिमाग में रखेंगे। और इसके अंतर्गत जब इनका साम्राज्य चलता था, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ठीक, इनका साम्राज्य दो भाग में था, बटा हुआ था। एक था स्वराज और दूसरा था मुगतई। ठीक है। तो मान लीजिए ये मराठा साम्राज्य है, ये समझना आप इस चीज़ को। इसको मैं मान लो दो भाग में ऐसा मैं बांट दिया। ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस भाग को मैं कह रहा हूँ अगर स्वराज, ठीक, दो फाड़ में इन्होंने बांट दिया। मान लीजिए इस खंड को स्वराज कहा और जो दूसरा खंड था वो मुगतई कहलाया। क्या कहलाया? मुगतई। ठीक है। तो एक भाग स्वराज है तो दूसरा मुगतई है। मुगतई को और क्या कहा जाता था? तो मुल्क ए कदीम कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वो नाम में मत जाओ, स्वराज और मुगतई में जाओ। स्वराज क्या था? वे क्षेत्र जो डायरेक्ट मतलब मराठा के नियंत्रण में थे। ठीक है, इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष मराठा का शासन था। क्या था इसमें? प्रत्यक्ष मराठाओं का शासन था। प्रत्यक्ष किसका? मराठा इस क्षेत्र पे शासन करते थे। इसे कहा गया स्वराज। इसे क्या कहा गया? स्वराज कहा गया, अर्थात उनका खुद का राज, स्वराज। मुगतई क्या था? यह वह क्षेत्र था जिसमें ये दो प्रकार के कर वसूलते थे। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र था? वह क्षेत्र था जिसमें दो प्रकार के करों को, दो प्रकार के करों को वसूलते थे। अब ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये मुगतई था जिसमें दो कर आते थे। एक कर का नाम था चौथ, दूसरे का नाम था सरदेशमुखी। ठीक है, तो पहला कर क्या था? पहला कर था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। ये दो कर था। ठीक है, अब अपने ही क्षेत्र से वो कर थोड़ी ना वसूलेगा, वहाँ दूसरी राजस्व व्यवस्था होती थी। और इस जगह पे मुगतई में होता क्या था? दो प्रकार के करों को वो वसूल लेते थे। तो इनका साम्राज्य दो भागों में बटा था, एक स्वराज में, एक मुगतई में। अब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा चौथ कर क्या था, सरदेशमुखी कर क्या था। ठीक है, तो इतना को आप अच्छे से सुनिए, रिवीजन कीजिए। देखिए, अब बात आ रही है चौथ की और सरदेशमुखी की। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चौथ और सरदेशमुखी ये स्वराज से नहीं लिया जाता था, मुगतई से लिया जाता था। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में किसका शासन होता था? इस क्षेत्र में उस समय मुगलों का शासन होता था, मुगलों का शासन। ठीक, और मुगलों के अलावा अगर किसी का शासन, जैसे दक्कनी नरेशों का शासन होता था, तो मुगलों प्लस दक्कनी नरेशों का, दक्कनी शासकों का शासन होता था। तो मुगलों का शासन के कारण इस क्षेत्र में वो क्या करते थे? ये अपना कर लेते थे। क्यों? क्योंकि शिवाजी बोलते थे ये मुगलों का शासन नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। तो वो अपना दावा करते थे। शिवाजी इस क्षेत्र में क्या करते थे? दावा करते थे, वहाँ चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया कि जो मुगल होते थे या जो दक्कन राजा होते थे वो उनका एरिया था, इसीलिए ये दावा करते थे स्वयं कि वो मेरा एरिया है। तो वो बोलते हैं कि आक्रमण मैं नहीं करूँगा, मुझे आप क्या करो, कर दो। तो उस क्षेत्र में चौथ नामक एक भू राजस्व था, कर था। वो क्या था? चौथ जो है टोटल रेवेन्यू जो आता था उस क्षेत्र से, ठीक है, उसका 1/4 कर था, इसीलिए चौथ कर कहा गया। तो याद रखना कि चौथ क्या था? तो 1/4 कर था। ये टोटल भू राजस्व का जितना भी उपज का राजस्व मिलता था उस क्षेत्र के लोग उसको क्या करते थे? तो ये यहाँ से चौथ कर भेजवाते थे। किसको? शिवाजी को। ये पूरा शिवाजी का साम्राज्य है, लेकिन ये मुगलों के अंतर्गत आता था और शिवाजी बोलते थे मेरे में। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना लो कि जो चौथ होता था, चौथ ये क्या था? तो 1/4 कर था।
ठीक है, और ये कुल उपज का 1/4 होता था, ये बात आप याद रखना, है ना। और वो कहते थे, है ना, मराठे कहते कि उन क्षेत्र पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो इस एरिया में मराठे आक्रमण नहीं करते थे। ये था चौथ, जो टोटल उपज का 1/4 भाग था और मुगलों के अंतर्गत आता था या फिर दक्कनी नरेशों के अंतर्गत आता था। मराठे यहाँ पे आक्रमण नहीं करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जो सरदेश मुखी था वो क्या चीज़ था, ये तो हमने चौथ को देखा, अब हमको जानना है सरदेश मुखी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेशली क्या किया है, मैं आपके लिए इस जगह पे चौथ को मैंने यहाँ पे समझाया। किसको समझाया? चौथ को। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ए बना करके यहाँ पे चौथ लिख देता हूँ, चौथ कर। क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो अगले पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बी बनाता हूँ, सॉरी ए तो मैंने बना ही लिया, ये बी है मेरा, ये बी है। अब मुझे आप लोगों को समझाना है कि सरदेश मुखी के बारे में। ये जो सरदेश मुखी कर होता था, ये मराठे इसे क्यों लेते थे और कितना लेते थे? तो ये 10% का अतिरिक्त कर होता था, अतिरिक्त अभिभार था। ये उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन पर मराठा उस पर मतलब दावा करते थे, ये कहते थे कि वो हमारा एरिया है। ठीक है, तो चौथ क्या है, आक्रमण न करने के कारण लिया जाता था, एक चौथ मतलब चौथा भाग, और सरदेश मुखी कहा जाता था कि वो हमारा एरिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना, इसे 10% अधिक अभिभार के साथ इसे लिया जाता था, है ना। चौथ में 1/4 ले लिया, अब 10% इसको मिला लो, तो ये अधिक कर था। ठीक है, एक्स्ट्रा था, मतलब ये सरदेश मुखी। और यहाँ पे ये मुगलों की भूमि होती थी, मुगलों की भूमि होती थी। लेकिन इस पे दावा कौन करता था? इस पे दावा करते थे शिवाजी कि ये किसकी भूमि है, मराठों की भूमि है, या ये मराठा साम्राज्य की भूमि है। तो ये 2 मैटर था। इस पे दावा करने के कारण, है ना, हम वहाँ पे आक्रमण नहीं करते थे, वो दावा करते थे कि हमारा है, इसीलिए वो 10 सरदेश मुखी 10% लिया जाता था टोटल उपज का। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथ है वो टोटल उपज का 1/4, और यहाँ पे ये कहते थे कि हम आक्रमण नहीं करेंगे भैया, आप हमारा क्षेत्र का है तो हमको दे दो, हम ये इंश्योर करते हैं। तो उस क्षेत्र पर क्या होता था, आक्रमण ये नहीं होता था, और वो क्षेत्र पे वो दावा करते थे। बस इतना ही अंतर है, ये 10% है 1/10 और वो 1/4 है। तो ये चौथ और सरदेश मुखी की व्यवस्था चल रहा था। ठीक, एक और व्यवस्था था जिसे सरंजामी प्रथा कहा जाता था, वो भी भू राजस्व का व्यवस्था था। तो उसे क्या कहा जाता था? तो सरंजामी, ये मराठा काल में एक राजस्व व्यवस्था था, भू राजस्व व्यवस्था था। क्या था ये? भू राजस्व व्यवस्था। इसके तहत में भूमि को मापा जाता था, उसका सीमांकन किया जाता था सरंजामी व्यवस्था के अंतर्गत, सरंजामी। ठीक है, तो इतना क्लियर है, ये सब आप लोग बना दोगे और सॉल्व कर लोगे। सरंजामी व्यवस्था। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पे आधारित थी, प्रश्न आता है। तो शिवाजी के कर व्यवस्था जो था वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित था। तो शिवाजी की कर व्यवस्था किस पे आधारित था? ये था मलिक अंबर। ये क्वेश्चन में आए तो हूबहू ऐसे ही आप सॉल्व करना। किसके कर पे आधारित था? कर व्यवस्था पे, तो मलिक अंबर पे के कर आधारित व्यवस्था पे था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की जो कर व्यवस्था था, ठीक है, उसको नहीं अपनाया। उसने क्या किया, मलिक अंबर जैसे अपनाते थे काठी और मानक छड़ी, ठीक है, उसका प्रयोग करते थे। तो ये ज़मीन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो मापन हेतु ये करते थे काठी का प्रयोग। ठीक है, और एकदम मानक छड़ी स्टैंडर्ड रूप में कि भाई इतना ही इसका लंबाई होना चाहिए, इतने में नापो, तो काठी प्लस मानक छड़ी का प्रयोग करते थे, मानक छड़ी। ठीक है, इन दोनों का मापन हेतु ये राजस्व के मापन के लिए प्रयोग करते थे, भूमि के मापन के लिए। और इसमें देखना एक भूमि सर्वेक्षण अधिकारी का नाम आता है, वो था अन्नाजी दत्तो। तो 1689 में एक बड़ा सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है,
कब? तो 1689 में भूमि का सर्वेक्षण कराया था, भू सर्वेक्षण बहुत बड़े लेवल पे। पूरे महाराष्ट्र के भूमि को क्या किया था? भू का सर्वेक्षण किया था, सर्वे करवाया था। किसके द्वारा? तो वो थे अन्नाजी दत्तो। अन्ना ये सर्वेक्षक अधिकारी थे। अन्नाजी दत्तो ने पूरे महाराष्ट्र के उसके क्षेत्र के भूमि का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था, नापा था, सर्वे लिया था कि कितनी उपज हो रही है, पानी की जल की व्यवस्था क्या है और बाकी चीज़ों की व्यवस्था क्या है। तो भू सर्वेक्षण अधिकारी थे अन्नाजी दत्तो। 1689 में भूमि का सर्वेक्षण उन्होंने करके दिया था। और ये क्या करते थे? अपने क्षेत्र में जो इनकी क्षेत्र की भूमि थी वहाँ पे उपज का 33% राजस्व लेते थे और उसके बाद में ये बढ़ कर के 33 से 40% हो गया। तो ये कितना राजस्व लेते थे, कितना कर लेते थे? अपने क्षेत्र में कर लेते थे ये पहले 33% लेते थे और बाद में बढ़ करके ये कितना हो गया? 33 से बढ़ के धीरे से समय तिथि को देखते हुए इसको 40% कर दिया गया। तो अपने क्षेत्र में 40% कर लेते थे। ठीक है, तो ये टोटल हमने शिवाजी को अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी ने क्या किया था? मुगल का जो व्यापारिक केंद्र है उसको 2 बार लूटा था। मैं आपको पूछा हूँ तो आपको बताया था 1664 और एक बार 70। 2 बार सूरत मतलब जो है मुगलों के अंतर्गत आता था, उसको लूट लिया था। तो टोटल मैंने शिवाजी के पूरे कार्यों को यहाँ पे बताया। अब एक क्लास में या 2 क्लास में, आप जितने में समझना चाहो 2 क्लास अगर करोगे तो बहुत अच्छे रहेगा, क्योंकि हड़बड़ी में कोई भी चीज़ को अपन करते हैं ना तो वो सही रिजल्ट नहीं आता। मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और मैं बस डिटेल में पढ़ाना मुझे पसंद है, भले स्लो चलो लेकिन पूरे हर चीज़ को पढ़ते जाओ। तो ये चीज़ था। अब इसमें मैं एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ, शिवाजी के अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, ये इसके अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे शिवाजी के अष्टप्रधान में? तो अष्टप्रधान में 8 प्रधान मतलब जानकार या हेड लोगों की ये मंडली होती थी। ठीक, इसमें सबसे पहले आते थे, सबसे पहले नंबर पे वो कौन थे? तो वो थे पेशवा। ये पहले नंबर के थे। इसका क्या काम था? तो ये राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था को पूरा देख रेख करते थे। ये हो गया। दूसरा आता था सेनापति, जिसे सर नौबत कहा जाता था। दूसरा कौन था? दूसरा था सेनापति, जिसे सर नौबत कहा जाता था। सर ए नौबत। ठीक, तो सेना का पूरा कार्य जो है ये देखते थे और पूरे सेना संबंधी हर कार्यों का ये सैन्य प्रधान होता था, मुखिया होता था। अगला आता था राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री जो रेवेन्यू विभाग को देखते थे उसका नाम था अमात्य। पूरे राजस्व का, कर व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट ये सब संभालते थे। और चौथे में जो आता था वो था वाक्यानवीस। ठीक है, तो वाक्यानवीस क्या करता था? सूचना लाता था, गुप्तचर विभाग को देखता था, संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो वाक्यानवीस। अगला वाक्यानवीस, तो ये गुप्तचर विभाग को देखता था, गुप्तचर, ठीक है, या सूचना, ये सब के बारे में वाक्यानवीस जो है देखता था। और इसके बाद में जो अगला आता है वो था चिटनीस। चिटनीस क्या करता था? जो राजकीय चिट्ठी आती थी, पत्र आता था, वो सबकी भाषा शैली का अध्ययन करता था और उसे राजा तक पहुंचाता था। चिटनीस, चिटनीस तो वे पत्रों का अध्ययन करता था। ठीक है, पत्रों, संदेशों इत्यादि का अध्ययन करता था और भाषा शैली का अध्ययन करता था। ये सब कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा लेटर जा रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या क्या शब्द हैं, इस टाइप की चीज़ें। और चिटनीस के बाद में आता है सुमंत। सुमंत का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है भाई। सुमंत, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है,
6वें नंबर पे। तो सुमंत क्या होते थे? एक्चुअली में ये विदेश कार्यों को संभालते थे, मतलब विदेश मंत्री होते थे सुमंत। विदेश मंत्री। और 7 पॉइंट पे है पंडित राज। तो ये पंडित राज जो है अपने साम्राज्य में राजा के अधीन जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान, जितने भी धर्म का, जितना भी पूजा पाठ का काम हो रहा है मंदिर मंदिर का, वो सबको देखते थे। तो ये धार्मिक कार्य में पूजा पाठ, मंदिर स्थापना, दान धन, ये सब काम को देखते थे, है ना। और 8वें में है आपका न्यायाधीश। यही शिवाजी के अष्टप्रधान थे। तो न्यायाधीश क्या करते थे? न्याय का कार्य करते थे, न्याय कार्य। लेकिन अंतिम न्याय का अधिकार जो है वो हमारे शिवाजी के पास में था, सम्राट के हाथ में था। तो ये अष्टप्रधान में 8 प्रधान थे। पेशवा था जो पूरे अर्थव्यवस्था को देखता था, पूरे प्रशासन को देखता था। राजा के बाद राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख करने वाला था। ये प्रशासन प्लस राज्य का पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के हाथ में था। कितना कर बढ़ाना है, क्या करना है, सर अपने सम्राट से राय लेकर के। ये दूसरा सेनापति, सेना के संबंध में, है ना। सैन्य प्रधान, तो सैन्य का रक्षक, सैन्य विभाग इसको देखता था। राजस्व मंत्री रेवेन्यू वाला पूरा काम, ठीक है। सारे चीज़ को वो क्या करता था? पेशवा को सूचना देता था कि क्या क्या राजस्व के संबंध में जानकारी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था विभाग इनके हाथ में था, ठीक है। तो ये राजस्व मंत्री को क्या अमात्य कहा जाता था। अमात्य का क्या करता था? आय व्यय का लेखा जोखा, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता था ये, ठीक है। आय व्यय का लेखा करता था, आया कितना वह कितना हुआ उसका अकाउंटिंग करता था। फिर वाक्यानविश, गुप्तचर विभाग, सूचना विभाग, ये सबको देखता था। चिटनीस पत्रों का, चिट्ठियों का, संदेशों का भाषा शैली इत्यादि का अध्ययन करता था। सुमंत जो है विदेश मंत्री होते थे। अलग अलग देश में जब भी कोई संबंध स्थापित करना रहता था तो ये क्या है, वहाँ पे जाते थे और अपने राज्य के नियमों को, बातों को वहाँ पे पेश करते थे। और पंडित राज जो धार्मिक कार्य को देखता था और न्यायाधीश जो है न्याय के कार्य को देखता था। तो 2 क्लास अगर और ले लेना तो पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से जिस लहजे में आपने पढ़ा, जिस लहजे में आपने चीज़ों को देखा, जिस लहजे में आपने समझा, पूरी तरीके से हमने अच्छे से डील किया और कोई कमी भी हमने नहीं की है, ठीक है। बशर्ते ये कि आप बेईमानी खुद से ना करो। हमने कहीं पे भी कोई कमी नहीं की है, तो आप बेईमानी खुद से ना करो। और मैं कह रहा हूँ कि आप रिवीज़न कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, बार बार उसे लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हेल्प होगा आपको, ठीक है। तो आप सबको क्या करो, रिवीजन करो, चीज़ों को लेके चलो, चीज़ों को मर्ज करो, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत अब हमारा 3रा क्लास हो चुका। आधुनिक भारत का 3 क्लास हो गया है, ठीक है। तो उत्तर मुगल को भी हमने देखा, इसके पहले मराठा देखा और अभी भी हम लोग मराठा को डील कर रहे हैं। सब चीज़ों को हमने देखा, इसके पहले भी हमने चीज़ों को देखा। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो जहांगीर के समय से ही, लगभग जहांगीर के समय से मध्यकालीन चालू तो होता है, लेकिन आधुनिक का भी गुण आ जाता है, क्योंकि यूरोपियों का आगमन भी हो चुका है, सर टॉमस रो, ये सब। तो आधुनिक भारत का लगभग चालू हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आगे की क्लास में मैं 2 क्लास और लेके पूरा मराठा ख़त्म करूँगा। फिर अपन क्या करेंगे, फिर देखेंगे भारत में जो यूरोपीय कंपनी आती है, पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में वहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ लेके आते हैं। फिर डच आते हैं 1602 में, फिर डैनिश आते हैं डेनमार्क के 1616 में, है ना। ये सब चीज़ को देखेंगे। फिर स्वीडन के लोग स्वीडिश आते हैं 1731 में। सब चीज़ धीरे धीरे अपन डन करेंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे। मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, फिर सूरत में खोलते हैं। यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को फिर जीत लेता है। ये सबको उस टाइप पे देखते हैं कि पुर्तगालियों को वायसराय बनाना, बीजापुर के जो शासक थे उससे गोवा को हड़प लेना, ये सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, ये मराठा के बाद में अपन ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आधुनिक भारत और मध्यकालीन
भारत में रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा ना तो कल के डेट में आपका नुकसान होगा। और मैं चाहता हूँ ये कोर्स मैं हमेशा दूँ, ना कि केवल 1 साल। आगे छोटा सा मतलब कहना चाहिए कि एक कोर्स पूरा पढ़ने के बाद में आगे आपको और याद आते रहे, दीपक सर ने क्या क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, सारा चीज़ आपके दिमाग में रहे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को पढ़ा है और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को लेके चला भी है। बशर्ते जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझाते रहा हूँ, ये चौथ को बताया, फिर आगे मैं सरदेश मुखी को बताया, ये सारा चीज़ आपके नॉलेज में रहे, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, वंदे मातरम, पढ़ें बेटा और बढ़ते रहें आप।